फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 लेके आपके लिए आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 देख लीजिएगा, उसमें हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के विषय में डील किए थे। आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर डिस्कस करना है। ध्यान से देखिएगा, जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात करते हैं वह यूज के आधार पर है। अगर वन टाइम यूज है तो उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। अगर रिचार्जेबल और चार्जेबल दोनों केस होता है, जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। और आज वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल खत्म हो गया है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस आधार पर होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर बनाया गया है और मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है। एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या, ये साइंटिस्ट का नाम है। जो सबसे पहला सेल बनाया गया साइंटिस्टों के द्वारा, वो वोल्टिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। वोल्टिक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला सेल का कॉन्सेप्ट रखा था, इसलिए उसके नाम पर वोल्टिक सेल बना। बाद में उसी सेल को मॉडिफाई किया गया गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी पड़ा। तो गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा सेल कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इन दोनों सेलों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो पार्ट हुआ। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। प्राइमरी सेल जो आप पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में, देख लीजिएगा। प्राइमरी सेल वर्क एज गैल्वेनिक सेल। जो प्राइमरी सेल होता है, जो मोबाइल में लगाया, जो आपका दीवार घड़ी में लगाया जाता है, जो आपके बच्चों के खिलौने में लगता है, टीवी के रिमोट में लगता है, उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। पेंसिल सेल, उसी को प्राइमरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल जो है गैल्वेनिक सेल की तरह ही इस्तेमाल होता है। माने गैल्वेनिक सेल के का एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंडरी सेल वर्क एज गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंडरी सेल जो है गैल्वेनिक सेल की जैसा भी काम करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करता है। क्योंकि सेकेंडरी सेल चार्जेबल होता है, इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है, इसलिए यह कभी गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है और कभी यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। जब यह चार्जेबल केस में आता है, जब इसको हम चार्ज करते हैं सेकेंडरी सेल को, तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। और जब सेकेंडरी सेल को हम डिस्चार्ज करते हैं तो यह गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। क्लियर हो गया ना? ध्यान से सुन लीजिए। जब सेल को हम चार्ज करते हैं सेकेंडरी सेल को, तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। और जब सेकेंडरी सेल को डिस्चार्ज करते हैं तब यह गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के विषय में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। इस बात को पूरी तरीका से दिमाग में सेट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। एनी सेल इन द वर्ल्ड, संसार में चाहे कोई भी सेल ले लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पर, रिडक्शन होगा तो कैथोड पर। कभी कभी इसको याद करने में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो हम उसको याद करने के लिए बताते हैं कि तुकबंदी की तरह याद कीजिए। तुकबंदी की तरह कैसे? जैसे आप जनरल में क्या बोलते हैं? जनरल में यही बोलते हैं एनोड कैथोड। अगर कोई आदमी को जनरल में बोलने के लिए कहे बोलिए, कैसे बोलेगा? तो कैसे आदमी बोलेगा? एनोड कैथोड। और क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखिए, एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। दुनिया का चाहे कोई भी सेल ले लीजिए, प्राइमरी लीजिए, सेकेंडरी सेल लीजिए, गैल्वेनिक सेल लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए, कोई भी सेल लीजिए, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर। एनी सेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर होता है। ध्यान से देखिए, डिफरेंसेस लिख रहे हैं गैल्वेनिक सेल का और इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, गैल्वेनिक सेल का हमने एक फोटो बना दिया है। दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक का प्लेट लगा है, इसमें कॉपर प्लेट लगा है। इसमें ZnSO4 का सोल्यूशन है, इसमें CuSO4 का सोल्यूशन है।
ये आपका ये जो है ये प्लेट कैसा काम करेगा, एनोड का। आप कहिएगा कैसे, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, तो देखिएगा अभी रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जिंक कहाँ है, एनोड पर। और कॉपर पर क्या होगा, रिडक्शन होगा कॉपर का, इसलिए कॉपर का इस पर है, कैथोड पर है। समझ गए ना। इसके आधार पर पहचानेंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन एनोड, जहाँ रिडक्शन कैथोड। इसमें एक ही कंटेनर लेते हैं और इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एनोड कैथोड, और इसमें एक बाहर से सोर्स लगाते हैं एनर्जी का। बाहर का सोर्स ऑफ एनर्जी में यहाँ हमने बैटरी लगा दिया है। चाहे बैटरी लगाइए चाहे अदर सोर्स, जैसे आप घर में बिजली है, उस बिजली से इसको चार्ज कीजिए, तो यहाँ पर एसी सोर्स भी लगा सकते हैं। लेकिन जो भी लगाना होगा, यहाँ कुछ भी लगाइए, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स डालना पड़ेगा। तो ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स प्लस पॉइंट इधर की तरफ डाले हैं पॉजिटिव, इसलिए इसको एनोड लिख दिए, निगेटिव इधर डाले इसलिए कैथोड लिख दिए। ठीक है, क्लियर है। अब इधर आते हैं डिस्पेंसेज में, ध्यान से देखिएगा। गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है, सबसे पहला वर्क गैल्वेनिक सेल का मेन वर्क क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एकदम ध्यान से बैठा लीजिए, गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट देखिए, साइन के रूप में दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो एनोड इसमें निगेटिव होता है और कैथोड इसमें पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होता है लोगों को याद करने में। यहाँ तो बता दिए, देख के आप समझ गए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में बैठिएगा भूल जाइएगा यार इसमें किसमें निगेटिव होता है, कि इसमें एनोड किसमें पॉजिटिव होता है एनोड, तो उसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। बचपन से आप फ्रॉम क्लास 3, क्लास 4 से लेकर के आप क्लास 9, 10 तक यह पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, यह आप पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है ना। आपको अगर जनरल में पूछा जाए तो आप यही बताते हैं ना कि एनोड क्या होता है साहब, पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज होता है। वो बात कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यानी आपने जो बचपन से एनोड को पॉजिटिव पढ़ा है और कैथोड को निगेटिव पढ़ा है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं वह कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर यूज होगा। और जब इसको आप कंफर्म याद कर लीजिएगा तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल में आ जाइएगा। ठीक इसका उल्टा है, जो पॉजिटिव है वही निगेटिव है, इसका जो निगेटिव है वही इसमें पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला भी याद हो गया। क्लियर हो गया ना। बचपन से जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इसका जस्ट उल्टा, इसको याद रखिए दिमाग में, ये अपने आप इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। एक भी और याद ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई आदमी ये पूछ दे कि साहब, जनरल वे में कोई आपसे पूछे कि बाहर साहब बताइए एनोड क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, तो कहिएगा हमको नहीं मालूम। क्या बोलिएगा, हमको नहीं मालूम। क्यों बोलिएगा कि कौन सेल की बात कर रहे हैं, पहले ये स्पष्ट करें आप। जब आप सेल स्पष्ट कीजिएगा तभी हम बता पाएंगे कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। जब वो बोले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात बोल रहे हैं तो इस तरह से बोल दीजिएगा एनोड पॉजिटिव होता है। अगर वो गैल्वेनिक सेल की बात करें तो बोलेगा एनोड जो होता है निगेटिव होता है। यानी जब तक सेल ना बताया जाए तब तक हम ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं बता सकते कि एनोड निगेटिव है कि एनोड पॉजिटिव है। ये सेल के ऊपर निर्भर करता है। बचपन से जो आप पढ़ते आए हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विषय में आपने पढ़ा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंसेप्ट है। अब आगे से क्लियर रखिएगा कंसेप्ट। अब आइए तीसरा पॉइंट है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं ना, हमने पहली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दिया है इसका पार्ट 2 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है। तो गैल्वेनिक सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जो गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो अपने आप होता है, इसको कराने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। जैसी सब्सटेंस डालिए, कनेक्शन कीजिए, अपने आप इसके अंदर का रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्ट होने लगेगा और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। यानी यह स्पॉन्टेनियस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ध्यान में रखिएगा, जो गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो अपने आप नहीं होता है, बाहर से एनर्जी दिया जाता है तभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर ये बाहर से सप्लाई आप काट दीजिए तो इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो नहीं होगा।
तो नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसका मतलब बाहर से एनर्जी फोर्सली डाल करके हम ये रिएक्शन कराते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब जब ये याद कर लीजिए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो एक टर्म और चौथा पॉइंट में याद कर लीजिए, जहां भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जहां भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, रिडॉक्स की बात छोड़िए, जहां भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वहां डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है। वहां क्या आता है? डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और डेल्टा जी निगेटिव का मतलब इसी को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? डेल्टा इज लेस देन जीरो। वहां लेस देन जीरो होगा, मैंने जीरो से छोटा होगा, तभी तो निगेटिव हो रहा है। और यहाँ देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, जहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वहाँ डेल्टा जी का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। डेल्टा जी का मान क्या आता है? पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब डेल्टा जी जीरो से ज़्यादा है, नहीं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में पूछता है गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, ये एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हमेशा याद कर लीजिए कि गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। अब ये डेल्टा जी है क्या, इसको अभी हम नीचे समझा दिए हैं। डेल्टा जी थोड़ा सा देख लीजिए। एक्चुअली डेल्टा जी ये थर्मोकेमिस्ट्री का चीज़ है। 11th क्लास में एक थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेकिन आपको हम समझा दिए हैं थोड़ा सा डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा जी का कंसेप्ट अभी नीचे अभी बता देंगे डिटेल में, अभी खाली याद कर लीजिए। अब पांचवा पॉइंट देखिए, ये बहुत सा आसान है। कहता है इस सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, इस इन दिस सेल एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज। इसमें जो इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं गैल्वेनिक सेल में वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा चुका है, पार्ट 3 में देख लीजिए, पार्ट 2 में देख लीजिएगा। वो इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ जो जिंक है या कॉपर है ये इस रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसमें इस प्लेट के ऊपर ही रिएक्शन होता है, रिएक्शन में ये प्लेट पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करें तो इन दिस सेल इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। कौन सा है? इन दिस सेल इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। जैसे ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, यहाँ देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। इसमें जो इलेक्ट्रोड के ऊपर हम प्लेट लगाते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो रिएक्शन यहाँ हो रहा है वो रिएक्शन से प्रभावित इलेक्ट्रोड नहीं होगा, इलेक्ट्रोड का कुछ भी अंतर नहीं आया, जैसे है वैसा है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट देखिए। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन टू कंटेनर। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन लिए हैं, वो CuSO4 है, यही तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट भी हम पार्ट 3 में बता चुके हैं, देख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट अगर है, 2 इलेक्ट्रोलाइट, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सेम नहीं ले सकते। जो यहाँ लिए वो यहाँ नहीं लेंगे, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 2 सेपरेट बीकर में लेंगे, दोनों अलग अलग कंटेनर में लेते हैं। इसमें एक ही को यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा है 1 इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? क्लियर है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये डेल्टा जी के बारे में बताते हैं। डेल्टा जी है क्या, ध्यान से देखिए। डेल्टा जी का नाम क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी का नाम क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। अब कहिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? देखिए यहाँ डिफिनेशन में लिख दिया, इट इज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। अब यहाँ ध्यान से समझिए गिब्स एनर्जी क्या होता है। ये क्या है? हमारे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे हम भी एक सब्सटेंस है, तो हमारे अंदर का गिब्स एनर्जी क्या हुआ? डेल्टा जी क्या हमारे अंदर का? तो हमारे शरीर के अंदर का वह एक्स्ट्रा एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम यूजफुल वर्क में कर रहे हैं उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब कहिएगा एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी में टोटल एनर्जी पहले ले लीजिए। मेरे बॉडी का क्या लीजिए? टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी लीजिएगा उसको क्या कहेंगे? डेल्टा H। टोटल एनर्जी हो गया हमारे बॉडी का। अब देखिए टोटल एनर्जी जितना मेरे बॉडी में, उसको तो हम काम में नहीं तब्दील कर सकते ना। अगर टोटल एनर्जी हम काम में तब्दील कर देंगे तो हमारा बॉडी को कौन चलाएगा? काम में तब्दील का मतलब जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ये काम है, आपके साथ बोल रहे हैं ये काम है, जीना चढ़ते ये काम है, बाजार जाना, फिल्म देखना, खेलना कूदना ये काम है।
जो ये सब एक हमारा काम है, तो ये काम में अपने बॉडी का टोटल एनर्जी तो यूज नहीं कर सकते ना। अगर पूरा एनर्जी हम यूज कर देंगे तो हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब हम अपने बॉडी का कुछ एनर्जी हम अपने अंदर कंजम्पशन कर लेते हैं, अपने हाथ पैर को चलाने के लिए, सांस लेने के लिए, खाना पचाने के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो जो एनर्जी हम अपने बॉडी में यूज कर लेते हैं उस एनर्जी को टी डेल्टा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? टी डेल्टा एस, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी, टी डेल्टा एस। तो टोटल एनर्जी, ध्यान से देखिए, टोटल एनर्जी आपके बॉडी का, उसमें से हम टोटल एनर्जी में से माइनस कर लीजिए टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस क्या है? वही रिक्वायर्ड एनर्जी, जो एनर्जी हमारे बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, हमारे हाथ पैर, हमारे आँख नाक कान मुंह, जो हमारे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, वो सबको चलाने के लिए चाहिए, वो माइनस कर लीजिए। अब ये टोटल एनर्जी में से जब ये माइनस कर लीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा हमारे बॉडी को, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और यही गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? यूजफुल काम में करते हैं। इसी गिब्स फ्री एनर्जी की सहायता से तो हम पढ़ा रहे हैं। अगर ये एनर्जी है तब पढ़ा रहे हैं, अगर ये एनर्जी ना रहता तो हम ना पढ़ाते, क्योंकि इस एनर्जी से तो हम पढ़ा थोड़ी ना पाएंगे। ये एनर्जी तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। तो टोटल हमारे बॉडी का एनर्जी में से इस एनर्जी को, रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमारे बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, उसको घटा लीजिए। जो आएगा वो गिब्स फ्री एनर्जी कराएगा, वो वास्तव में एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसी एनर्जी से काम करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो इसी गिब्स फ्री एनर्जी से हो जाता है। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, यही एनर्जी से रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है। यही एनर्जी इसके लिए पर्याप्त है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए। यही एनर्जी से रिएक्शन होने लगता है, और जब रिएक्शन होगा तो ये गिब्स फ्री एनर्जी धीरे धीरे घटेगा। भाई जब ये बाहर का एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये यूजफुल काम में तब्दील हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी जैसे जैसे काम होता जाएगा एनर्जी घटता जाएगा, इसलिए इसको डेल्टा जी निगेटिव कहते हैं। क्लियर हो गया ना? यही गिब्स फ्री एनर्जी से ये रिएक्शन हो रहा है, जो इसके पास, इस सब्सटेंस के पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसी एनर्जी से रिएक्शन हो रहा है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहा है। और चूंकि काम जैसे जैसे हो रहा है इसके अंदर का रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए इसको डेल्टा जी निगेटिव लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो यहाँ पर हम सब्सटेंस डाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए, वो इस गिब्स फ्री एनर्जी से नहीं हो पाता है, क्योंकि वह एनर्जी पर्याप्त नहीं है ये रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए। जो सब्सटेंस है वो नहीं होता इस गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसलिए इसको क्या करते हैं? बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी के सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तब जाके रिएक्शन होता है। तो डेल्टा जी जो इसके अंदर का एनर्जी है वो तो रहेगा ही, उस एनर्जी पर क्या हुआ? बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर का डेल्टा जी एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसलिए डेल्टा जी यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर हो गया ना? बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और इसके अंदर अपने से पहले से मौजूद है डेल्टा जी फ्री एनर्जी, पर वो रिएक्शन नहीं करा पा रहा है, तो उस एनर्जी को बाहर से एनर्जी सप्लाई जो किया गया वो एनर्जी इसमें जुट रहा है, इसलिए इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? और इसके विषय में डिटेल अगर देखना हो गिब्स फ्री एनर्जी के नाम, तो थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर है, उसमें केमिस्ट्री में देख लीजिएगा। तो अब हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस सब सारे पॉइंट को अगले क्लास में एकदम दिमाग में सेट करके आइएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा आसान है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।